तो नमस्कार दोस्तों, आज एक नए एपिसोड के साथ हम वापस आए हैं पॉडकास्ट विद विशाल चैट दिल से, जो चैनल का नाम है हमारा, जो आज धीरे धीरे अपनी आगे जितनी भी हमारी एपिसोड्स हुए हैं उसको आगे बढ़ाते जा रहा है और सक्सेसफुली आज अपना 7वां एपिसोड शूट करने वाला है। आज के हमारे मेहमान बहुत ही स्पेशल हैं, जिनके साथ आज हम बातें करेंगे पूरे दिल से। और आज उनका कोरबा छत्तीसगढ़ में बहुत नाम है, वो अपने मुकाम को आज धीरे धीरे करके अचीव कर रहे हैं और साथ ही साथ जो उनका बिजनेस है वो काफ़ी इमोशनल और सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। आज भारत में जो सोने की बात हाँ होती है, सोना चांदी डायमंड, इनके सबसे बड़े व्यापारी हैं कोरबा छत्तीसगढ़ में एटी ज्वेलर्स जो फ्रेंचाइज है और छत्तीसगढ़ सेल्स कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर। तो विपुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट दिल से प्रोग्राम में, और आपने अपना कीमती समय निकाला और उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा में जितना हम एंजॉय करेंगे उतना आप भी करेंगे। तो सबसे पहले विपुल जी, आप ये बताइए कि ये जर्नी जो आपकी स्टार्ट हुई, ये बिज़नेस की जो शुरुआत हुई, और अपने बारे में बताइए ताकि आज हमारे कोरबा के जो व्यूअर्स हैं और जो यंग बच्चे हैं वो भी सीखें और आज खुल के जाने कि एक्चुअल में ये बिजनेस होता कैसे। तो सबसे पहले आप अपना छोटा सा एक परिचय दें अपने कोरबा वासियों को। मेरा नाम विपुल अग्रवाल है। मैं एजुकेशन वाइज BE सिविल हूँ। सेकंड जनरेशन बिजनेस में हूँ, लेकिन ज्वेलरी लाइन में मेरा ये फर्स्ट जनरेशन है। मेरे फादर ने, श्री भगवान दास अग्रवाल जी ने हमारी फर्म छत्तीसगढ़ सेल्स कॉरपोरेशन की नींव 35 साल पहले रखी थी, जो कि FMCG डिस्ट्रीब्यूशन से चालू हुई थी, जो कि आज बहुत डाइवर्सिफाइड है। जिसमें हम एक ज्वेलरी रिटेल चला रहे हैं, ऑटोमोबाइल टू व्हीलर का काम करते हैं एंड मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशनशिप में है। मैंने अपनी बिजनेस वैल्यू अपने फादर एंड अपने ब्रदर मिस्टर रवि अग्रवाल से सीखा, इसलिए आज हम इतना सक्सेस है और कोरबा में नंबर 1 ज्वेलरी रिटेल चला रहे हैं। और सक्सेस का सिर्फ 3 ही फॉर्मूला है हमारा: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड इनोवेशन। तो अनूप चंद त्रिलोकचंद की जो फ्रेंचाइजी आज आप रन कर रहे हैं, वो उसकी शुरुआत आप कैसे की है? इसको 2014 में हमने अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स फ्रेंचाइजी का संचालन कोरबा में चालू किया था। उस वक्त एक कॉमन सी प्रॉब्लम एज अ कस्टमर हमको भी फेस होता था कि शोरूम कंसेप्ट कोरबा में नहीं था, प्रोडक्ट में क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि सिर्फ ट्रस्ट चलता था। जो कैरेट बोल के हम सामान लेते थे, वो कैरेट वो है कि नहीं ये हमें भी नहीं पता था जी। और एक मेजर प्रॉब्लम ये थी कि शादी की ग्राहकी के लिए हमको रायपुर ही जाना पड़ता था। तो ये सेगमेंट को हमने लगा कि भैया यहाँ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो हमने सेंट्रल इंडिया की नंबर 1 ब्रांड अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स से संपर्क किया। जो हमारे चेयरपर्सन है एटी ग्रुप के श्री त्रिलोकचंद बरेडिया जी ने, उन्होंने बहुत हमारी मदद की एंड हैंड होल्डिंग करके हमको यहाँ तक लेके आया कि हम बहुत जल्दी कोरबा में नंबर 1 ज्वेलर्स के रूप में उभरे। ओके। और अगर मैं पूछूं कि ये कोरबा में जो ज्वेलरी का बिजनेस जैसा पुराने तरीके से चला आ रहा था, आपके आने के बाद मतलब इसमें कुछ फ़र्क आया या कैसे, मतलब ये सब बिजनेस को इस्टेब्लिश करना कैसा करते हैं आप लोग? इस्टेब्लिश करना काफ़ी टफ था, क्योंकि शहर छोटा है, यहाँ ब्रांडिंग से ज़्यादा ट्रस्ट वैल्यू चलता था। हम कोरबा में सबसे पहले 916 हॉलमार्क ज्वेलरी लेके आए। तब तक हॉलमार्क कोई जानता नहीं था यहाँ पर। उस समय हम लोग 400 रुपये मेकिंग चार्ज कस्टमर से लिया करते थे, तो कस्टमर को बहुत महंगा लगता था। तो हमने कैरेटोमीटर मशीन लाई, जिससे गोल्ड की प्योरिटी चेक होती है, और हमने कॉन्स्टेंटली 1.5 साल कस्टमर का फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड चेक करके दिया। तो उससे ट्रस्ट आया कस्टमर को कि वो उसके साथ कितना धोखा हुआ है। तो धीरे धीरे साल 1.5 साल लगा, लेकिन हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके पहले मशीन नहीं थी? उसके पहले मशीन नहीं थी यहाँ पे। अच्छा। और सबसे बड़ा चीज़ हमने देखा कि हम कोरबा के पहले ज्वेलर से जिसने ज्वेलरी बाइंग को बिल में लाया। अच्छा। इससे पहले सिर्फ चुटका या वर्ड ऑफ माउथ चलता था कि भाभी देख लेंगे, लगा लेंगे। हमने 100 रुपये की भी परचेज को बिल में लेके आया, तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हुआ और ट्रांसपेरेंसी आई। अच्छा, तो ये जो आपका फैमिली बिजनेस रहा या फिर आपने खुद इसको फिर बाद में इस्टेब्लिश किया कि अनूप चंद से ही शुरुआत हुई आपकी? फाउंडेशन तो फैमिली का है, लेकिन मैंने इनोवेशन और ग्रोथ मॉडर्न अप्रोच से लाई। मैंने डिजिटल भी ले गया व्यापार को, और इसमें हमारे जो चेयरपर्सन त्रिलोकचंद बरेडिया जी का भी बहुत हाथ रहा। उनकी एक बहुत खास बात है कि उनको 5 साल का फ्यूचर पहले दिख जाता है, तो उनसे भी बहुत मदद मिली। इसलिए हम आज कोरबा में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और पूछूं कि ये बिजनेस का जो टर्निंग पॉइंट आपको कब लगा कि हाँ अब ये सही डायरेक्शन में आ गया है?
टर्निंग पॉइंट तो कस्टमर ट्रस्ट से ही हमने जीता। हमने प्रोडक्ट बेचने से ज़्यादा महत्व कस्टमर को एजुकेट करने में दिमाग में लगाया, रिलेशनशिप मेंटेन करने में दिमाग लगाया। हमने यहाँ तक भी ध्यान दिया कि कस्टमर फीकी कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी फीकी पीता है तो अगली बार आए तो वो सिर्फ कॉफ़ी बोले तो फीकी कॉफ़ी उसके पास जाए। इससे कस्टमर का ट्रस्ट बहुत बिल्डअप होता है, उसको अपनापन लगता है बहुत ज़्यादा। और बस ऐसे ही करते करते हमारा रिपीटेटिव कस्टमर बढ़ता चला गया और रेफरेंस बढ़ते चले गए। ये हमारा टर्निंग पॉइंट था। ओके, मतलब धीरे धीरे आपने जो ट्रस्ट बिल्ड किया, सबसे पहला काम तो ट्रस्ट ही बिल्ड करना है, क्योंकि और भी ज्वेलरी शॉप्स पहले पुराने तरीके से चली आ रही थी। आपके आने के बाद बिल्कुल क्रांति आई थोड़ा शहर में की। फिर एक समय ऐसा आया सर कि आज सारे ज्वेलर्स को 916 हॉलमार्क में अडॉप्ट करना पड़ा एंड सभी को शोरूम कंसेप्ट में आना पड़ा। ये हॉलमार्क आप जो बोल रहे हैं, ये हॉलमार्क को कैसा मतलब पहचाने के, इसको फॉल्स टैगिंग भी कर सकते हैं कि ये हॉलमार्क एकदम फिक्स है कि इसके बाद पूरी पक्की बात हो जाती है कि अब इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं? इंडिया है, कोई भी किसी चीज़ का डुप्लीकेट कर सकता है, लेकिन आपका फैमिली ज्वेलर्स या ब्रांडेड ज्वेलर्स, इसमें ये सब चीज़ ट्रूथ ही होता है। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा हर शहर में या फिर बड़े शहरों में 4 से 5 BIS हॉलमार्क सेंटर है जो कि ज्वेलरी का पूरा हॉलमार्किंग करते हैं। और एनी टाइम कभी भी डिटेल कस्टमर को चाहिए तो वहाँ से वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है। अब इसका एक स्टेप और बढ़ गया है, इसमें HUID कोड आ गया है, 6 डिजिट कोड, जो कि BIS केयर में वो नंबर डालेंगे तो उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल कस्टमर को मिल जाएगी। तो इसके बारे में अवेयरनेस जनता को रहती है या काफी बताते हैं कि कोरबा जैसे शहर में तो है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सबको पता होता है, सभी को पता है। बहुत बढ़िया। तो आज का जो ये टाइम में ज्वेलरी बिजनेस है, इसमें सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है? इसमें कंपटीशन हमारा खुद से है, क्योंकि प्राइस जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं तो हमको डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा इनोवेशन करना पड़ता है। पहले हम सिर्फ 22 और 18 कैरेट ज्वेलरी में डील करते थे, लेकिन आज हम 9 कैरेट एंड 14 कैरेट में भी डील कर रहे हैं, ताकि हर कस्टमर के अप्रोच में गोल्ड रहे और जो गिफ्टिंग चलन चलता गया है गोल्ड में वो चलता रहे। तो ये 9 कैरेट गोल्ड को ऑथेंटिक मानते हैं? बिल्कुल लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं इसको? बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि है तो वो गोल्ड ही। और अगेन गवर्नमेंट BIS से हॉलमार्क हो रहा है और जितना परसेंट गोल्ड है उतने परसेंट का हम पैसा ले रहे हैं और उतने का ही बाय बैक मिलेगा। ओके। तो विपुल जी, बातें तो अच्छी हो रही हैं, पूरे दिल से हो रही है, और आप जवाब भी ऐसा दे रहे हैं कि जितने भी व्यूअर्स अपने सुन रहे हैं वो ज़रूर उसका लाभ उठाएंगे और बारीकी से आपकी बातें सुनेंगे तो उनको भी आगे परचेजिंग में और भी इजी होगा। इसके साथ ही मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप जो एपिसोड देख रहे हैं इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। नेक्स्ट सर, विपुल आपसे एक बात पूछूं कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जो स्ट्रेटेजी कुछ अपनाते हैं ज्वेलर्स की, आगे आप कंपटीशन में बने रहें? सीरियसली बताऊँ तो ट्रस्ट बिल्ड करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, क्योंकि आप 80 का लोगो ही देखोगे तो उसमें सिंबल ऑफ ट्रस्ट लिखा हुआ है। बिल्कुल। और ये 70 साल पुरानी ब्रांड है ज्वेलरी की। अच्छा। और सेंट्रल इंडिया की ऑलरेडी नंबर 1 ब्रांड है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। लेकिन हमने फिर भी हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखी व्यापार में और कस्टमर को टाइम टू टाइम हमने अपडेट्स के साथ साथ एजुकेट किया। तो अनूप चंद त्रिलोकचंद ने आपको चुना या आपने ब्रांड देख करके सोचा कि मैं इसमें जाना है? हमने आगे बढ़ के इनको चूज किया। अच्छा। हाँ जी। मतलब इससे पहले आपका आप मुझे बताइए, जो पिछले 1 साल से जो आज सिल्वर और गोल्ड को लेकर के जो रेट्स को लेकर के फ्लक्चुएशन चल रहा है, इतना ज़्यादा चल रहा है कि मतलब आज धीरे धीरे आम जनता के हाथ से दोनों चीज़ें बाहर होती जा रही है। तो ये कैसा टाइम है, ये क्यों ऐसा हुआ और आपके हिसाब से ऐसा इसमें क्या सोचना है? इसमें कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जब आप गोल्ड ले रहे हो तब गोल्ड सबसे सस्ता है, आप मान के चलिए, क्योंकि लेते वक्त आपको हमेशा महंगा लगेगा, लेकिन 6 महीने बाद आपको रिग्रेट होगा कि शायद मैं और ले लेता। लेकिन अच्छा। ये चीज़ ऐसा है कि इतने ज़्यादा अभी ग्लोबल इश्यूज़ है, फाइट चल रही है, कभी टैरिफ वॉर, कभी 2 देश आपस में लड़ ले रहे हैं, तो एज अ एसेट सेंट्रल बैंक की बाइंग बहुत ज़्यादा गोल्ड की चल रही है, इसलिए इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है। हाँ। लेकिन एज अ कस्टमर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप जिस दिन गोल्ड ले रहे हो उस दिन सस्ता है, क्योंकि गोल्ड का एक सिंपल फॉर्मूला है कि 5 साल में गोल्ड डबल हो गई। और एक बहुत छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा इसके पीछे। जैसे कि अपन इंडिया में रहते तो जनरली मान के चलते हैं कि 2 बच्चे हमारे होंगे, लेकिन गोल्ड को हमको अपना तीसरा बच्चा मानना चाहिए। ओके। हम डे 1 से लेके शादी तक जितना अपने दोनों बच्चों में खर्च कर रहे हैं
उतना ही अगर हम गोल्ड को भी देंगे तो शायद 30 साल बाद आपके दोनों बच्चे आपकी मदद करे या ना करे, लेकिन गोल्ड आपका ऐसा बच्चा है कि जो आपकी लाइफ एंड रिटायरमेंट को बहुत अच्छे से निकाल देगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये बात जो आपने गोल्ड के लिए बोली है, सिल्वर के लिए भी लागू है? एज अ इन्वेस्टमेंट मुझे गोल्ड ही अच्छा लगता है। सिल्वर प्रीशियस मेटल जरूर है, लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा हर किसी का गोल्ड में ही रहना देखा गया है कि एक टाइम आ रहा था जहां वो 4 लाख पहुंचने वाला था और उसके बाद अचानक से एक ही वीक में ऐसा डाउनफॉल आया। तो उससे लोग बिल्कुल सिल्वर की ज्वेलरी इज ओके। सिल्वर एक ट्रेडिशन है, पहनना चाहिए एंड इन्वेस्ट भी करना चाहिए, लेकिन मेजर चंक ऑफ अमाउंट का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही रहना चाहिए। गुड। तो ये ETF हो गया, जो भी आज ऑनलाइन बाइंग करते हैं गोल्ड, और आप लोग प्रैक्टिकल बाइंग करते हैं, सीधी सी बात है। तो ये दोनों चीज़ों में आजकल ज्वेलरी शॉप में अगर अपन बात करें तो हमेशा लोग बोलते हैं कि आप ज्वेलरी खरीदिए, और बाहर में जो इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि आप बॉन्ड लीजिए, ये लीजिए। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, दोनों चीज़ ज़रूरी है, लेकिन जैसे कि आज इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, हम ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं तो 10 से 15% की मेकिंग चार्ज हम पे कर रहे हैं, बाकी सामान तो हमारा हॉलमार्क है। तो ये 6 महीना 12 महीने में आपका मेकिंग चार्ज जो लगा उतना रेट एप्रिसिएशन में कवर अप हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद वो आपका एसेट है। लेकिन उसके साथ आपको लग्जरी मिल रही है, आप उस सामान को एंजॉय कर पा रहे हैं। और एक कहावत है ना कि कल किसने देखा है, तो आज एंजॉय करिए। दोनों चीज जरूरी है, लेकिन ज्वेलरी में भी ऐसा नहीं कि बहुत आपका नुकसान हो रहा है। 10 से 12% लग रहा है, जो कि इजिली रिकवरेबल है। जब भारतीय परिवार की जरूरत है कि हाथ में जब तक गोल्ड आया तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने गोल्ड लिया है। जी। बिल्कुल। तो आजकल जो जनरेशन ज्वेलरी पसंद कर रही है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहती है, या उनको लगता है कि बस कॉइन ले लें और रख लें, मतलब ज्वेलरी जो पहनने वाली है? और इसमें कैसा है सर कि जो मैंने नोटिस किया कि आजकल की जनरेशन का एक उद्देश्य तो है कि भाई हम ज्वेलरी लॉकर में रखने के लिए नहीं लेंगे। अच्छा। हमको ज्वेलरी लेना है, मतलब पहनना है। अच्छा। तो इसीलिए आजकल डिजाइन इनोवेशन में हम देख पा रहे हैं कि डेली वेयर ट्रेंडी ज्वेलरी, लाइट वेट ज्वेलरी जो डेली कस्टमर पहन सके, चाहे वो डायमंड है चाहे गोल्ड है, इसका सेल ज्यादा बढ़ रहा है। और इसको देखते हुए भी हमने जेंजी कलेक्शन को लॉन्च किया है। इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। जेंजी में क्या है, मतलब कौन सी लाइट वेट ज्वेलरी हो गई, स्मार्ट पीस जिसको आप इजीली स्कूल में पहन सकते हैं, कॉलेजेस में पहन सकते हैं एंड ऑफिस वेयर में पहन सकते हैं। जो कि एक स्टाइल स्टेटमेंट जैसा लगता है और बहुत ज्यादा। और वो कितने कैरेट में रहती है? वो 14 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, ज्यादातर 14 एंड 18 कैरेट में रहती है। और अगर तीनों चीज को अगर आप देखें, करंट सिचुएशन है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, ये तीनों में किसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है? जो आज, क्योंकि यंगस्टर्स जो है वो हर अच्छे काम में डायमंड यूज करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सिल्वर तो दोनों के बीच का एक रास्ता है, और गोल्ड तो है ही है फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? भारतीय सभ्यता के हिसाब से तो गोल्ड में ही ज्यादा रुझान है। उसके बाद जो आजकल यंग कस्टमर्स है उनका डायमंड में भी बहुत ज्यादा रुझान है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं। मतलब इवन आज भी मैं 11 साल से इस व्यापार में हूँ, तो कभी ना कभी कस्टमर हमको कुछ चीज नया सिखा के जाता है, जो चीज हमको नहीं पता होती। तो ये चीज बहुत अच्छी कि आजकल कस्टमर इतने एजुकेटेड है। कस्टमर जितना ज्यादा सवाल पूछते हैं, हमें उतनी ज्यादा खुशी होती है ये कस्टमर इतना एजुकेटेड है। तो नो डाउट गोल्ड नंबर 1, सेकेंड हम डायमंड मान सकते हैं एंड सिल्वर को हम थर्ड मान सकते हैं। तो जो अपन देखते हैं शोरूम में अक्सर जो मैच्योर्ड इंसान आता है परचेजिंग करने के लिए, तो ऐसे यंग जो आज के ज़माने के जो यंग बच्चे हैं वो भी अपने से आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब हॉलमार्क ज्वेलरी आने के बाद गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट लिया, ज्वेलरी खरीदना बहुत आसान हो गया। पहले ज़माने में आपको याद होगा कि दादाजी जाते थे हिसाब करने के लिए, अब वो सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बिल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और BIS और HUID आने के बाद बहुत ईजी हो गया ज्वेलरी परचेज करना। तो बिल्कुल यंग, मतलब आप मानेंगे नहीं कि 18 साल 19 साल के बच्चे भी आके ज्वेलरी परचेज करके लेके जा रहे हैं। और जो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी आज, क्योंकि अब इतना हर किसी की बस की बात नहीं रह गई कि गोल्ड में अचानक से इन्वेस्ट करे, क्योंकि एक सेविंग होता है सबका। कभी पॉसिबल है, कभी नहीं हुआ। तो आज अदर जो ब्रांड्स जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज लेकर आई है, तो कहीं ना कहीं क्या मार्केट को वो कैप्चर कर रही है, या कुछ है ही नहीं दोनों में आपस में कोई कंपटीशन दोनों में? इसमें मेरा मानना है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट है, लेकिन रियल ज्वेलरी फैशन के साथ साथ एक एसेट भी है और वैल्यू फॉर मनी है और लग्जरी भी है। और हर एक रियल ज्वेलरी के पीछे
एक स्टोरी होती है कस्टमर की। उसको वो 2 साल बाद भी ये अंगूठी देखेगा तो उसको याद आएगा कि ये अंगूठी मैंने उसके लिए ली थी या उसने मुझे गिफ्ट किया था। तो हर रियल ज्वेलरी के पीछे एक स्टोरी होती है, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी सिर्फ एक फैशन के हिसाब से अच्छी चीज़ है, बाकी इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल गोल्ड ही है। अपने कोरबा में तो वैसे भी एक चलन है कि जो एक बार जहाँ से परचेस करता है फिर पूरा कोशिश उसकी वही रहती है कि वहीं से जाके मैं परचेस करूं। बिल्कुल, तो उस बेंचमार्क को ब्रेक आपने किया है। जी बिल्कुल, है ना? तो इसके पीछे कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी आप लोग का टीम वर्क है, कैसा है ये? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम जो कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, तो उससे जो रेफरल आ रहे हैं कि भाई कस्टमर ही हमारे कस्टमर को भेज रहा है कि एक बार आप वहाँ जाके देखो, तो वो हम अडाप्ट कर रहे हैं। प्लस जो हमारी टीम है, हमारी स्टाफ की टीम है अनूपचंद तिलुकचंद ज्वेलर्स कोरबा की, मैं बहुत प्राउड हूँ क्योंकि आज भी 60% कस्टमर्स को यहाँ का ओनर कौन है वो नहीं पता, क्योंकि हमारी टीम इतना अच्छे से काम कर रही है और मैं उसमें बहुत प्राउड हूँ। अच्छा। तो कहीं ना कहीं यहाँ हमारा अपर हैंड है, इसलिए हमें रिपीटेटिव कस्टमर और नए कस्टमर आज भी बहुत मिलते हैं। मतलब टीम वर्क है पूरा। बिल्कुल, श्योर श्योर श्योर। बहुत बढ़िया। तो एक कस्टमर जो आता है, एक मतलब जो बिल्कुल जानता ही नहीं है और आ गया वो परचेस करने के लिए, चाहे डायमंड हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जरूरी नहीं आप ही के यहाँ से ले रहे हैं, और भी लोग हैं जहाँ पर बड़ी शॉप्स है, मीडियम शॉप्स हैं, उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि देखिए शोरूम देख करके भी सबके दिमाग में आता है कि मैं यहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ, तो अदर चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्या ध्यान रखे? वो बातें ऐसी है कि सबसे पहली बात तो हमेशा परचेस बिल पे करिए। बिना बिल के ज्वेलरी आप लीजिए ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ 3% जीएसटी रखी है, मतलब 1 लाख के सामान में 3,000 रुपये जीएसटी है, जिससे कि आपकी परचेस 100% सर्टिफाई हो रही है। उसके बाद आप जो कैरेट का पैसा पे कर रहे हैं, उसी कैरेट का उसमें हॉलमार्किंग है कि नहीं ये हम चेक करिए, और पर ग्राम कैलकुलेशन चेक करिए। डिस्काउंट पे मत जाइए कि 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। आप ज्वेलरी का रेट प्लस मेकिंग प्लस जीएसटी पर ग्राम का रेट निकालिए और बाकी जगह से कंपेयर करिए, जहां आपको डिज़ाइन पसंद आ रही है वहां से आप परचेज करिए। तो इसमें अपन फेक ज्वेलरी को कैसे पहचान करेंगे? जो हमको मिला है वो ओरिजिनल है, कुछ ऐसा है? आम आदमी पकड़ सकता है इन सब बातों को? आप बिल्कुल हमारे पास लेके आइए सारा सामान हम कैरेटोमीटर में आपको फ्री में चेक करके देंगे, लेकिन जनरली आजकल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आजकल लगभग ज्वेलर्स ब्रांड नेम के हिसाब से ही काम कर रहे हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में ही हमारा ध्यान रहता है। और फेक ज्वेलरी बस यही है कि आप लोकल से लीजिए, मतलब अपने पहचान से लीजिए, तो कभी भी ठगी होने की चांसेस आपके साथ कम रहेगी। अच्छा, तो कस्टमर के साथ जो लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाए रखना है, ठीक है एक बार आया कस्टमर दिया चला गया, पर आपकी टीम वर्क है, इतना बड़ा ब्रांड है, नाम है, तो बार बार आने के लिए कुछ ऐसा आप लोग करते रहते हैं उनके लिए? बिल्कुल, हम कस्टमर से रिपीट आए वो? बिल्कुल सर, हम कस्टमर से बहुत फैमिली रिलेशनशिप बना के रखते हैं। चाहे उसका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, बच्चे का बर्थडे हो, चाहे उसके बच्चे के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए होते हैं, तो यहाँ तक भी हम सब कस्टमर से मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा। और सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं उनसे। और ज्वेलरी में आज की डेट में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आप किस चीज़ में मानते हैं? मतलब क्या क्या ले, कैसा ले आदमी? ज्वेलरी में तो नो डाउट कैरेट में कॉम्प्रोमाइज करके ले, या फिर डायमंड में चला जाए, या सिल्वर में चला जाए, या कैसा इंटरेस्ट कैसा? डायमंड एक लग्जरी प्रोडक्ट है, उसको एज ए इन्वेस्टमेंट अपन नहीं देख सकते। बाकी गोल्ड में आप कोई भी कैरेट लीजिए, 22, 18, 14, 9, क्योंकि जो कैरेट ले रहे हैं आप उसी का ही पेमेंट दे रहे हैं, अदर देन मेकिंग चार्ज है, तो आप कोई भी कैरेट ले सकते हैं। और रियल कॉइन लेते हैं तो उसमें सबसे कम मेकिंग चार्ज रहता है, कम मेकिंग चार्ज कम है। और मैं काफ़ी समय से मेरे खुद भी पर्सनली मेरे दिमाग में रहता है कि हर रोज कैसे गोल्ड का और सिल्वर का रेट फ्लक्चुएट होता है। जी 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 जी, इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि ये सब चीज़ें लोग जानते हैं कि हाँ हर दिन का रेट अलग है, पर क्यों होता है ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो यार। हर दिन नहीं, अभी तो ऐसा हो गया सर कि हर घंटे का रेट अलग है। अच्छा। मतलब अभी हाल ही फिलहाल में ऐसा हो गया कि मतलब फर्स्ट टाइम हमने एक ही दिन में शोरूम में 6 बार गोल्ड का रेट चेंज किया था। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, क्योंकि न्यूज़ ओरिएंटेड बाजार चल रहा है और फ्लक्चुएशंस तो रहेंगे, आने वाले समय में और फ्लक्चुएशन रहेंगे। इसमें यही है कि आपने जब खरीदा तब गोल्ड सस्ता है, आप मान के चलिए, रेट को चेंज मत करिए, क्योंकि नीचे आएगा तो आपको लगेगा और नीचे आएगा तो आप मिस कर देंगे, और ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा अरे रेट तो ऊपर बढ़ गया। तो जिस दिन आपका मूड बन गया
घर में ज्वेलरी खरीदने का आप परचेज कर लीजिए। और आप तो देखते हैं डेली कई कस्टमर्स आपके हाँ। आते जाते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं आपके हिसाब से? कई आता होगा कि कस्टमर भी कुछ मिस्टेक करता है परचेज के टाइम। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक कॉमन मिस्टेक है कि कस्टमर आजकल ऑफर, मेकिंग चार्ज में या रेट के डिस्काउंट में फंस जाता है। ज्वेलरी एक बार्गेनिंग प्रोडक्ट नहीं है, एक मतलब आप इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे, साथ में एक फैशन भी है। तो आप अपनी पसंद का चीज़ लीजिए, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक मिडिल क्लास कस्टमर 2 या 3 साल में सामान एक बार खरीदता है। तो आप अपनी चॉइस को, अपनी पसंद को पहली प्रायोरिटी दीजिए, सेकंड प्रायोरिटी आप डिस्काउंट को दीजिए। तो यहीं पे मुझे लगता है कि कस्टमर सामान तो ले लेता है, लेकिन 2-3 महीने बाद उसको सामान अच्छा नहीं लगता, फिर वो एक्सचेंज करता है तो उसे ज़्यादा लॉस होता है। आज ज्वेलरी का बिजनेस छोटा तो नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरे हिसाब से काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस को स्टार्ट करें। जी जी जी। तो आज क्या ऐसा मार्केट इन्वेस्टमेंट मांगता है इसको ओपन करने के लिए, कुछ रन करना है? आपके हिसाब से ये अब प्रॉफिटेबल है या कैसा आप सोचते हैं? अब इतने साल का एक्सपीरियंस आपको भी हो गया ये इस व्यापार बिल्कुल प्रॉफिटेबल है, लेकिन आपने सही कहा कि अब इन्वेस्टमेंट ही इतना ज़्यादा हो गया इस व्यापार में कि नए आदमी के लिए करना टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हाँ। और इसमें बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि कोई शॉर्टकट मत लीजिए और अपने व्यापार को 1000 दिन दीजिए। 1000 दिन अगर अपने व्यापार में हम कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन में आना चाहिए कि हमको ये व्यापार और करना है, ये व्यापार प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो ये मेरा मानना है कि 1000 दिन हमें नॉन स्टॉप व्यापार को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 प्रिंसिपल्स अगर पूछूं इस बिजनेस को करने के लिए, तो आपके हिसाब से क्या होगा? क्या ये यंगस्टर्स को भी ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि आने वाले समय में ये भी एक ऐसी फील्ड है? जी। क्योंकि हर कोई ये सोचता है जिसके पास पैसा होगा वही ये बिजनेस करेगा, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो आपके हिसाब से कुछ आपके 3 प्रिंसिपल शेयर करेंगे जो भी पॉइंट आपके। सर है कि ट्रस्ट कस्टमर से बिल्डअप करके रखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए सब चीज़ में लेके, और समय के साथ साथ इनोवेशन करना चाहिए। जैसे मार्केट में कोई कंपटीशन है तो आपको वो सिखाता है, तो हमको उससे सीखना है। कभी भी ये नेचर नहीं रहना चाहिए कि मुझे सब आता है। आप चाहे 60 साल के भी हो, 65 साल के भी हो, सीखना आप सीखते रहेंगे हमेशा, तो कभी बिजनेस में आपका डाउनफॉल नहीं आएगा। ये मैं मानता हूँ। तो इतने सारे जो डिजाइन्स बनते हैं ज्वेलरी के, इसको जी। कौन, कोई टीम इनोवेट करती है या कैसा डिसाइड होता है कि ये टाइम में ये चीज़ चलेगा, ये ऐसा इसको इसमें बना लेते हैं? नहीं, बिल्कुल कस्टमर हमारे लिए सब चीज़ है, और ऐसा मेरा मानना है कि 70% कस्टमर सोच के नहीं आता उसे क्या चाहिए, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें उन्हें क्या देना है, उन्हें कन्विंस करना है। 30% कस्टमर ही खाली ऐसा होता है कि जो सोच के आता है उसे क्या चाहिए और वही लेके जाता है वो। और डिज़ाइनिंग, बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं, मशीन में डिज़ाइन बन रही है, कई डिज़ाइनर्स है, लेकिन शहर के हिसाब से हमको गैस करना पड़ता है कि क्या चीज़ ज़्यादा चलेगी, क्या चीज़ कम चलेगी, क्योंकि 100% कस्टमर को कर पाना शायद नामुमकिन है। और जो डिजिटल एरा जो चल रहा है अभी अपना, इसमें ये फ्यूचर, इसमें इस बिजनेस का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है वो इतना बिजी है अपने काम में, पता नहीं वो क्या, आजकल तो सारे लोग श्योर बॉन्ड में चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं। क्या देखते हैं आप इसमें? मेरा ये कहना रहेगा सर कि डिजिटली प्रेजेंस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन ज्वेलरी आज भी टच एंड फील का प्रोडक्ट है। तो बहुत ज़्यादा मुझे डिजिटल स्टोर से थ्रेट इस व्यापार में नहीं लगता फिलहाल। ओके। तो उम्मीद करता हूँ जो हमारे व्यूअर्स आज देख रहे हैं इस एपिसोड को, उनको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, और गोल्ड से रिलेटेड जितना हो सकता है उतना हम विपुल जी से बात कर रहे हैं, और वो भी अपनी पूरे दिल से और सच्चाई से उस बात को सामने रख रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल का मकसद कुछ अच्छी चीज़ पहुंचाना है। और मैं पूरी कोशिश यही रहती है कि जितनी भी सवाल आम जनता के बीच से आकर जानना चाहते हैं उस चीज़ों को मैं पूछ सकूं। तो मुझे बताइए, आप दूसरों से अलग कैसे, अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स बाकी से अलग कैसे, और क्या क्या जो आप यहाँ पर आपको लगता है कि आप लोग प्रोडक्ट्स आप मार्केट में सेल करते हैं? हम औरों से अलग कई प्रोस्पेक्टिव में हैं। कस्टमर इंगेजमेंट प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा है, कस्टमर को बहुत होमली फील कराते हैं हम, मतलब स्टाफ का या हमारा कस्टमर से बिहेवियर बहुत अच्छा है। और वैलेट पार्किंग शायद कोरबा में खाली लिखते सब है, देते खाली हमें। और डिज़ाइंस का इनोवेशन हमारा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम डिज़ाइन में ही फोकस करते। कस्टमर भले हमसे सामान ले या ना ले,
लेकिन बस मुझे आप पूछेंगे कि मेरी हॉबी क्या है, तो मेरी हॉबी यही है कि कस्टमर को क्या सामान चाहिए था वो हमारे पास क्यों नहीं है, तो मैं उसके रिसर्च में लग जाता हूँ। अच्छा। तो हमारे पास सब होना चाहिए। तो जैसे रजवाड़ा कलेक्शन है, पुल्की कलेक्शन है, जेंजी लाइट वेट कलेक्शन है, तो हम लोग इसमें बहुत फोकस करते हैं। भले डेड स्टॉक हो ना बिके, लेकिन कस्टमर को हम अवेयर करें कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में जो चल रहा है वो हम अर्लीस्ट कोरबा में लेके आते हैं, जो हमको औरों से अलग बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बात मैं पूछता हूँ पर्सनली कि जब आज भी गोल्ड भारतीय महिलाओं के लिए बहुत एक इमोशनल भी है, खुशी का पल भी है, और जो खरीदने के बाद कितना भी हो, ग्राम में हो चाहे आगे कितने भी इसमें चले जाएं, वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो कभी ऐसा शोरूम में ऐसा इमोशनल मोमेंट होता है आपके? बिल्कुल बिल्कुल। कि जहां आपको ऐसा लगता हो कि ये चीज दे करके मैंने कुछ ऐसा इमोशनल पल अपने होता है कि मतलब जैसे कि एक सास ने अपनी बहू को कुछ ज्वेलरी दिलाई, तो वो मतलब शायद एनिवर्सरी थी उनकी, तो इतनी इमोशन हो गई कि उसके आंख से आंसू भी आ गया। उन्होंने अपनी सासू माँ का पैर भी छुआ। तो ये सब देख के हमको लगता है कि यार हम इनका मोमेंट बना के दे रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे तो लोग आते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं पर्सनल साइड में आपके जाऊँ तो कुछ इसके अलावा आप कई और बिजनेस भी रन करते हैं। ऑटोमोबाइल्स में भी हैं आप, मोबाइल्स में भी, मोबाइल भी आप उसमें बिजनेस में है। तो बाकी ये सब चीज़ों में आप अपने लिए पर्सनल टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? कुछ तो ऐसा होगा कि भाई ठीक है, जब तक हम शोरूम में है अपना कुछ हॉबीज आपकी? हॉबीज तो है, फ्रेंड्स के साथ मुझे घूमना बहुत पसंद है, क्योंकि एक वो विटामिन बोल लीजिए या ऑक्सीजन बोल लीजिए, दिन भर का स्ट्रेस बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है। और फिर मेरी फैमिली है, मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, तो मैं अपना वर्क टाइम को भी बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ और फैमिली टाइम को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो दोनों को मिक्सअप होने नहीं देता मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा आप और क्या करते हैं? मतलब तीनों बिजनेस में एक साथ टाइम दे देते हैं? नहीं, मेरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट सर इसी में है। और बाकी जैसे मोबाइल का काम मेरे फादर ज़्यादा इन्वॉल्व है, और ऑटोमोबाइल के काम में मेरे ब्रदर इन्वॉल्व है। लेकिन हमारी जो तीनों की मीटिंग वीकली या हफ्ते में 2 बार हो जाती है, ताकि कॉमन प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर सके और आगे बढ़ सके। तो एक सवाल विपुल जी, आप मुझे बताइए, जो कल्याण ज्वेलर्स है, रिलायंस है, और भी जो ब्रांडेड ज्वेलर्स हैं और जो फैमिली ज्वेलर्स हैं, ये इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब क्यों उसमें ना जाए यहाँ आए, या यहाँ ना जाए वहाँ जाए? इसमें आपका क्या कहना है? इसमें आपने बहुत अच्छा पॉइंट को टच किया है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है सर। अच्छा। कॉर्पोरेट ज्वेलर्स की एक रूल बुक सेट रहती है, कस्टमर एक्सचेंज 2 दिन के बाद नहीं करना है, ये हमारा रेट है, ये हमारी पॉलिसी है, हम ऐसे ही करेंगे। हमारे लिए कोई रूल नहीं है सर। अच्छा। अगर आप ज्वेलरी लिए और आप ही को पहनने में काम नहीं है, तो आप अगली बार मेरे पास क्यों आएंगे? वैसे तो हम लिख के देते हैं 7 डे एक्सचेंज पॉलिसी है। अच्छा। लेकिन अगर सामान अनटच्ड है, अनयूज्ड है, किसी प्रॉब्लम से कस्टमर नहीं आ पाया, तो हम 2-2 महीने के बाद भी कस्टमर से सामान एक्सचेंज कर लेते हैं। चेक में भी हम ट्रस्ट फेस वैल्यू देख के डिलीवरी कर देते हैं, या जाके उसको होम डिलीवरी कर देते हैं। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं। हम कस्टमर की फीलिंग को समझते हैं। हम सिर्फ अपनी पॉलिसी को आगे नहीं लाते, क्योंकि हमको एट द एंड कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तभी वो 1 से 2 होगा। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कॉर्पोरेट ज्वेलर्स जहाँ लैग करता है। ये जो अब ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये जो आज बाई बैक पॉलिसी के बारे में आपका क्या कहना है? जो लोग पुराना सोना लाते हैं, इसमें किसका फायदा किसका नुकसान है? नहीं, इसमें फायदा नुकसान सर किसी का नहीं है। अगर हॉलमार्क ज्वेलरी है तो भाई जो रेट चल रहा है पूरा पूरा एज इट इज, बिना कुछ कटे, आपने मेकिंग चार्ज और जीएसटी परचेस के टाइम में पे किया, जो कि 0 हो गया। आपका सोने का पैसा हमेशा खड़ा है, तो आप कभी भी आएंगे तो जो कैरेट का सोना है उसका पैसा मिल जाएगा। अगर ज्वेलरी हॉलमार्क नहीं है तो उसको हम आपके सामने मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद अगेन कैरेटोमीटर में हम चेक करते हैं, जो भी प्योरिटी आई इंटू 24 कैरेट का रेट, आपका वो वैल्यू खड़ा हो जाता है, और उसमें आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। बाद में आप उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कई बार सर कस्टमर बोलता है कि बिना गलाए वैल्यू बताओ, कि नहीं, आप कस्टमर मेल्टिंग से डरता है। तो आप एक चीज समझिएगा कि ज्वेलर्स चीट नहीं होगा। अगर मान लो 100 रुपए का सामान है और कोई बिना मेल्टिंग का ले रहा है, तो वो सेफर साइड में 95 रुपए में ही लेगा। तो 5 रुपए कस्टमर का लॉस हो रहा है। और मेल्ट करने के बाद वो सोना आप पूरे इंडिया में कहीं भी घूम लोगे तो वो सेम ही रेट मिलेगा। तो कस्टमर को पुराना सोना अपना मेल्ट करा के ही देना चाहिए। तो आपके हिसाब से कराना चाहिए या रख ही लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, अगर कस्टमर को एक्सचेंज करना है
तो आप ज्वेलरी को मेल्ट कराइए, देन जो वैल्यू आ रही है, अगर आपके पास बिल नहीं है, किसी ज्वेलर्स का बिल है तो अदर बात है, अगर बिल नहीं है तो आप मेल्ट करा के ही उसको एक्सचेंज तो करें। ये चीज कॉर्पोरेट वाले भी करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सामने ही वो जैसा आपका सामने प्रोसीजर है वैसे ही उनका भी है। हाँ। और एक जो एक साथ आज की जो रेट है इतना फ्लक्चुएट होके अप साइड में चल रहा है, हाँ हाँ हाँ, तो जो नहीं ले सकता है तो कुछ ऐसी स्कीम अपने यहाँ चलती है? हाँ सर, बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया। हम एक लौते हैं जो कोरबा में गोल्ड SIP की स्कीम चलाते हैं। मतलब कि सपोज आप आज आपने 10,000 दिया, तो 10,000 में जितना भी मिलीग्राम ग्राम गोल्ड आएगा, हम उतना गोल्ड आपके लिए बुक करके रखते हैं। ऐसे ही 12 महीने आप 12 बार पैसा देंगे, तो जो उस दिन का गोल्ड का रेट है उतना ग्राम आपका गोल्ड हमारे पास रखाते चला गया। एट द एंड ऑफ 12 मंथ आप उतने ग्राम की सामान परचेज कर सकते हैं, और एडिशनल हम आपको 30% मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट देते हैं उसमें। इसमें एक और फायदा है सर, किसी महीने आपको लग रहा है रेट ज्यादा नीचे आ गया है, तो आप एक साथ 3 किस्त दे सकते हैं। तो आपका, और उसके बाद मत दीजिए, तो ओवरऑल इसमें एक गोल्ड SIP हो जाता है, कस्टमर का गोल्ड का रेट भी फिक्स हो जाता है, और वो कस्टमर के लिए काफी इजी हो जाता है सामान खरीदना। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत बिजनेस को लॉस में जाते देखा है, तो क्या कोई ज्वेलरी शॉप या शोरूम या कभी लॉस में जाता है ये? सर लॉस में तो अगर वर्किंग कल्चर सही नहीं रहेगा, तो या व्यापार करने की नीयत सही नहीं रहेगी, तो लॉस बिल्कुल हो सकता है। और अब सर समय ऐसा आ गया है कि आप भी देखेंगे छोटी छोटी दुकानें बंद हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का इतना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना, सब चीज़ मेंटेन करना, BIS मेंटेन करना, तो अब लगभग आप देखेंगे कि आने वाले 5 साल बाद बड़े ज्वेलर्स ही आपको स्टेबल दिखेंगे, छोटे ज्वेलर्स धीरे धीरे साफ होते जाएंगे सर। इतने कम समय में जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो कुछ एक छोटा सा पॉजिटिव लाइंस आज अपने यहाँ के जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो स्कूल में हैं, या जो आगे अपना बिजनेस में नाम कमाना चाहते हैं, इसके अदर देन सब तो सुनार या मालिक नहीं बन सकते, क्या है और ऐसा इसमें फील्ड है जिसमें आपको लगता है कि इसमें बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, डिजाइनिंग या कुछ ऐसा? बिल्कुल सर, मैं 10th तक से DPS में था। उसके बाद सर मैंने कोटा में कोचिंग की बंसुल क्लासेस में, और AIEEE के थ्रू मैंने नागपुर में BE सिविल किया। मेरी जॉब भी प्लेस हो गई थी। अच्छा। लेकिन मेरे फादर ने मुझे यहाँ बुलाया, उन्होंने एक बहुत अच्छा गुरु मंत्र सिखाया मुझे। उनका बोलना है कि आप ब्लेस्ड हो कि आपकी एक जनरेशन पहले बिजनेस कर चुकी है। तो सर मेरा बोलना है कि अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे फादर ने 30 साल काम किया और मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे 30 साल का अपर हैंड मिला हुआ है। और अगर मैं जॉब करता तो मुझे डे 1 से मेरी मेहनत करनी पड़ती, मैं जॉब में कहीं भी पहुंचता, और अगर मेरे बच्चे काम करते तो वापस से डे 1 से चालू करते। लेकिन बिजनेस में जो लेगेसी आप बोलते हैं वो वैसे ही होता है कि आप एक समय के बाद देखेंगे कि बिजनेसमैन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उसको हमेशा वो एक जनरेशन का अपर हैंड मिलता जाता है। तो इसमें कुछ कोर्स वगैरह रहते हैं बच्चों के लिए, डिजाइनिंग या ऐसा? हाँ सर, इसमें काफ़ी कोर्स है, डिज़ाइनिंग के कोर्स है, इसमें GIA के डायमंड के कोर्सेस होते हैं, डायमंड सॉर्टिंग के, और आजकल तो सर सोशल मीडिया हो गया, काफ़ी सारे चीज़ रिलेटेड है हमसे, इस व्यापार से, तो कुछ भी किया जा सकता है सर। बहुत बढ़िया। तो ये विपुल अग्रवाल जी जो पूरी बातें आज डिटेल में आपको बता रहे हैं, और इतना बढ़िया आपने इस सेशन को कंटिन्यू किया है कि 100% ये एपिसोड बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। तो लास्ट में विपुल जी एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड अपन करते हैं, जिसमें आपको कुछ दोनों ऑप्शंस देते हैं, उसमें आपके मन में जो आता है पहला आप उसको दीजिए। तो पहले मैं पूछूं आपसे, गोल्ड रेट बढ़ने या कस्टमर बढ़े? गोल्ड रेट बढ़े या कस्टमर बढ़े? कस्टमर बढ़े सर, हमेशा कस्टमर बढ़े। क्यों ऐसा आपको लगता है? कस्टमर से सर हमारी पहचान है। हाँ। कस्टमर ही नहीं रहेंगे तो सोना बढ़ के क्या कर लेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। वेडिंग सीजन या फेस्टिवल सीजन? फेस्टिवल सीजन सर। फेस्टिवल सीजन में ज़्यादा मजा आता है। रिस्क लेना या सेफ रहना? रिस्क लेने में मजा आता है सर। लेते हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल लेते हैं। प्रॉफिट या कस्टमर ट्रस्ट? कस्टमर ट्रस्ट को अगर आप सेटिस्फाई करें तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा सर। बिल्कुल। डिज़ाइन या प्योरिटी? नहीं सर, प्योरिटी तो मस्ट है, उसके साथ डिज़ाइनिंग भी मस्ट है, तो प्योरिटी पहले आएगा, उसके बाद डिज़ाइनिंग आएगी। ऑफलाइन शोरूम या ऑनलाइन सेल्स? 100% सर ऑफलाइन शोरूम। इस पर जरूर बताइए, क्योंकि हाँ कुछ ना कुछ तो सर टच एंड फील का प्रोडक्ट है। आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप किस मूड में हैं, क्या सामान है, फोटो में जैसा दिख रहा है वो सही में वैसा आएगा कि नहीं आएगा,
ये फोटोग्राफी में बड़ा दिखता है, आएगा तो बहुत छोटा दिखेगा और महंगा सामान है। मतलब अच्छा, एनीथिंग अबव 30,000 40,000 तो वो चीज़ महंगी है। तो आप ज़्यादा अच्छा है कि अच्छा बाकी सामान से इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें स्पेसिफिकेशन आप देख के ले सकते हो। और ये पूरा टच एंड फील है, आपके ऊपर खिल रहा है कि नहीं खिल रहा है, तो ऑफलाइन में ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज या फ्रेश बाइंग? सर अगर कस्टमर को सोना तभी एक्सचेंज करना चाहिए जब उसके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल्ड अगर आपकी अलमारी में है तो वो बढ़ ही रहा है, और पैसा रहेगा तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। डायमंड सॉलिटेयर या गोल्ड बैंगल्स आपके हिसाब से? दोनों अच्छे हैं सर, लेकिन अगर आप लग्जरी में जा रहे हैं तो डायमंड बैंगल्स, इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं तो गोल्ड बैंगल्स। हेवी ब्राइडल सेट या लाइट वेट डेली वेयर? लाइट वेट डेली वेयर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए सर। ट्रेंड फॉलो या ट्रेंड क्रिएट? जो चल रहा है उसको फॉलो करेंगे, अपना क्रिएट करते हैं? क्रिएट करना चाहिए सर। क्रिएट करना चाहिए। गोल्ड या डायमंड? 100% गोल्ड सर। ट्रेडिशनल या मॉडर्न ज्वेलरी? मॉडर्न ज्वेलरी आजकल आज के हिसाब से। तो वन वर्ड फॉर सक्सेस आप एक जरूर बताइए इसके बारे में, हमारे शहर वालों के लिए बताइए और एक मैसेज भी दीजिए साथ में। मैसेज सर यही है कि आप लोकल ज्वेलर्स को, लोकल शॉप्स को या लोकल बिजनेस को प्रमोट करिए, क्योंकि ट्रस्ट बहुत मेहनत से बनता है और हम हर दिन उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ। और हम कभी भी आपको नाराज नहीं करेंगे, तो आप लोकल को ही सपोर्ट करिए। ये मेरा मैसेज है आपसे। एक शहर के लिए भी आप अपना एक मैसेज दीजिए रिटी ज्वेलर्स की तरफ से, ताकि और इस एपिसोड के बाद आपको जाने, आपके पर्सनल साइट को जाने और लोग जाने कि कौन एक्चुअल में बिहाइंड द स्टेज काम करते हैं इसके पीछे। शहर को अच्छा रखिए, शहर को साफ रखिए, और जैसे हम अपने घर को रखते हैं वैसे ही हमें शहर को रखना चाहिए। और बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और विपुल जी, एक लास्ट में आप हमारे चैनल के लिए 2 शब्द जरूर बोलिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और बाकी लोगों को भी लगे कि कुछ नई चीज देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और रियली थैंक यू, आपने मुझे चूज किया। और मीनिंगफुल बातें ऐसी होते रहनी चाहिए, बिल्कुल, तो लोगों की अवेयरनेस बढ़ती है। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हर छोटी चीज को बड़ा होने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है, डेडिकेशन लगता है। उसी से प्रेरणा लेकर के आज हमने ये एपिसोड शूट किया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा और कुछ ना कुछ नई चीज़ आप लोग को आज सुनने को मिलेगी। छोटी सी गुजारिश सिर्फ यही है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ने में और बड़ा बनने में मदद करें। कोरबा के नंबर 1 ब्रांड अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के फ्रेंचाइजी आप रन कर रहे हैं, इतनी सक्सेसफुल कर रहे हैं। मैं खुद भी यहाँ का कस्टमर रहा हूँ, और जब से इस तरीके की शोरूम्स ओपन हुए तब से ट्रस्ट और एक कॉन्फिडेंस भी आया। श्योर कि आपके पास पैसा है नहीं है, पर आप हर चीज़ में आप लोग अवेलेबल हैं, जिससे छोटी सी छोटी चीज़ को ले करके खुशियाँ पाई जा सके। तो बहुत अच्छा लगा विपुल जी आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि जैसा हमने एंजॉय किया है वैसा आप भी अपनी बातें रखें और शहर में और आगे आपका नाम हो। हमारे टीम के साथ मैं आपका दिल से एक बार और थैंक यू बोलता हूँ। अगर आप लास्ट में कुछ बोलना चाहते हैं तो ज़रूर बोलिए। इसे बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया बात करके, और ऐसा मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होता रहना चाहिए, और वाकई बहुत मज़ा आया सर। थैंक यू।